जय हिंद, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग नायक बैच के 5वें भाग में हमने पढ़ा था भर्जन एवं निष्ठापन के बारे में कि धातु कैसे निष्कर्षण करते हैं, तो उसमें हमने जो पढ़ाया था उसमें का कुछ टॉपिक रह गया था पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आसान शब्दों में इसको संपन्न करने वाले हैं, यानी कि ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी इस सेशन को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर करना जरूर ना भूलिएगा। ठीक है, तो आइए हम बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपका ये नायक बैच का छठा भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझने की बातें हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि जैसे कि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। जो सक्रियता श्रेणी है इसके सबसे नीचे वाले, यानी कि जो सबसे नीचे होते हैं सक्रियता श्रेणी में जो तत्व नीचे हैं उनका हम मतलब कि उस धातु का निष्कर्षण हम कैसे करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको चार्ट भी एक दिया था, ठीक है, चार्ट भी आपको मैंने दिया था, उस चार्ट के माध्यम से भी हम समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हमने क्या किया। अगर तक अभी आप तक नए बैच के 5वें भाग नहीं देखेंगे तो जाकर देख लीजिएगा, तभी जाके ये कॉन्सेप्ट, ये जो आपके टॉपिक है ये समझ में आएगा। ठीक है, बीच से कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा कि देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे कम सक्रियता मतलब कि क्रियाशीलता होती है। सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे जो तत्व होते हैं उनमें सबसे कम क्रियाशीलता होने के कारण केवल गर्म करने पर शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। क्या है इसमें ना कि इसमें हम ये क्रियाशीलता वैसे भी, यानी कि वो कहते हैं कि ये सक्रियता श्रेणी में नीचे है और ये कमज़ोर है तत्व, तो इसको हम केवल गर्म ही करेंगे। जैसे कि अगर आप उदाहरण ले लीजिए, एक व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है और दूसरा ये व्यक्ति है। ठीक है, ये कमज़ोर व्यक्ति है, कमज़ोर व्यक्ति है, ये मोटा ताज़ा मतलब कि बलवान व्यक्ति है, पैसे वगैरह सब कुछ नहीं। अगर ये व्यक्ति यहाँ कुछ कहना भी चाहेगा ना, तो ये व्यक्ति अगर ये चाहे, ये वाला व्यक्ति, तो इसे दबा सकता है, थोड़ा सा मतलब कि गर्मी दिखाएगा, बस ये चुपचाप क्या करेगा, भैया मेरी इतनी भी पहुँच नहीं है कि मैं इनसे लड़ सकूँ। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, चुपचाप शांत हो जाएंगे। तो इसी प्रकार आप इसे भी समझिएगा कि क्या होगा। तो इसमें कम क्रियाशीलता होने के कारण इसे केवल गर्म करेंगे ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गर्म करेंगे, तो इसमें क्या होगा, धातु, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण आपको मैं दे दूँ। उदाहरण के तौर पे जब सिने बार अयस्क को गर्म करते हैं, सिने बार अयस्क आपका है क्या, तो HgS, ये क्या है आपके, ये है सिनेबार अयस्क। ठीक है, HgS जो है आपके सिनेबार अयस्क है। ठीक है, गर्म करते हैं तो यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। अब इसको गर्म किस में करेंगे भैया, ऑक्सीजन की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति में हम इसे क्या करेंगे, O2 गर्म करेंगे। जब इसे हम गर्म करेंगे, ये गर्म का चिन्ह है। ठीक है, जब इसे हम गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी कि HgO, और बाद में हमें प्राप्त होगा SO। ठीक है, SO। अब अभिक्रिया को हमें बैलेंस करनी है, SO2 तो बैलेंस करनी है, तो अगर हम यहाँ 2 लगाएं, ये 2 है। ठीक है, यहाँ 2 लगाएं तो हमें इधर 2 भी लगाने पड़ेंगे और इधर भी, फिर भी ये बैलेंस नहीं है क्योंकि 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है, हम यहाँ पे 3 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब ये रिएक्शन बैलेंस है। तो हमने क्या किया, जो सिनेबार होता है, ठीक है, गौर से देखिएगा कि जो सिनेबार होता है, जिस सिनेबार है, इसको हमने किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, O2 की, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने गर्म किया। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ मेरे भाई, तो मर्क्यूरिक, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसी में आपसे एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि ये बताइए कि मर्क्यूरिक में और मर्क्यूरस में क्या अंतर है। ठीक है, यहाँ मर्क्यूरिक है, ठीक, और एक होता है मेरे साथियों मर्क्यूरस। ठीक है, एक होता है मर्क्यूरस। तो मर्क्यूरस के बारे में देख लीजिए और मर्क्यूरिक के बारे में देख लीजिए। जो मर्क्यूरस होता है मेरे भाई, जो मर्क्यूरस होता है उस पर Hg+1 का चार्ज होता है। मर्क्यूरस में क्या होता है, Hg में +1 का चार्ज होता है, और मर्क्यूरस में जानते हो क्या होता है मेरे दोस्त, Hg
H2 का चार्ज होता है। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा आए कि मर्क्यूरस, तो आपको बोलना नहीं है Hg का प्लस का चार्ज होता है, यही छोटा सा अंतर होता है इन दोनों में। ठीक है, अब देखिए इतना तो हमने प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया? मर्क्यूरस ऑक्साइड। ठीक है, हमने क्या प्राप्त कर लिया? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब ये पूरा नहीं धातु, शुद्ध धातु हमें नहीं प्राप्त हुआ है। शुद्ध धातु अगर इसे हम पुनः गर्म करेंगे, ठीक है, इसे हम पुनः गर्म करने पर, यहाँ देखिएगा, पुनः गर्म करने पर, ठीक है, तो हमारा क्या था? 2HgO। ठीक है, 2HgO। अब इसको हम पुनः गर्म किए मेरे साथी, अगर इसको हम पुनः गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? Hg, यानी कि ये आपका जो मर्क्यूरस है वो बाहर मतलब कि अलग हो जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन था वो आपके बाहर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 2 लगा दें। ठीक है, दोनों पूरा हो गए। ठीक है, ये बाहर चले जाएंगे। ठीक है, अब आपको जो मतलब कि प्राप्त हुआ धातु ये वाला, ये शुद्ध अवस्था में प्राप्त हुआ। ठीक है, ये शुद्ध अवस्था, समझ जाइएगा, ये शुद्ध अवस्था में प्राप्त हुआ। आपको पहला अगर उदाहरण समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपके इस पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं होगी। सक्रियता श्रेणी के सबसे नीचे वाले जो धातु होते हैं उनका निष्कर्षण हम गर्म करके कर सकते हैं, और किसके उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में हम गर्म करेंगे तो हमें मर्क्यूरस ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये मर्क्यूरस ऑक्साइड में क्या होता है? बदल जाता है। उसके बाद फिर इसे हम पुनः गर्म करते हैं हमारे भाई, तो शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अपने आगे और बढ़ते हैं। देखिए ये आपके पास चार्ट है, इस चार्ट को मैंने 5वें भाग में पढ़ाया था, और इसका हमें अभी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, आगे इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो अभी इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगला है कि सक्रियता श्रेणी के मध्यम आने वाले धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि सक्रियता श्रेणी के बीच में एक होता है सबसे अधिक, उसके बाद बीच वाला धातु, उसके नीचे सबसे नीचे, तो मध्य में जो होती है धातुएं, उनका निष्कर्षण हम कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या है, सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुओं के अयस्क सल्फाइड या कार्बोनेट का रूप ले लेता है। किस चीज़ का? सल्फाइड या कार्बोनेट का रूप में पाया जाता है। ये सल्फेट या कार्बोनेट की रूप ले लेता है, जैसा कि आप अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको चार्ट में। यह आपका मध्य भाग है। ठीक है, यह आपके क्या है? क्रियाशीलता के मध्य भाग है। ये 2 रूप ले लेते हैं यहाँ से। कितने रूप ले लेते हैं? 2 रूप ले लेते हैं। 2 रूप में क्या है? एक है कार्बोनेट अयस्क प्राप्त होता है, दूसरा है सल्फाइड अयस्क प्राप्त होता है। बस यही तो हमने यहाँ बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो आगे देखिए इसके आगे क्या होने वाला है। आगे हम इसको प्राप्त करके भी देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम मान चलिए सल्फाइड ले लिए। क्या ले लिए? सल्फाइड। ठीक है, हमने समझ जाइएगा, ये सल्फाइड अयस्क है, अयस्क है। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे? सबसे पहले हम निष्स्थापन करेंगे, निष्स्थापन। ठीक है, यहाँ पे हम निष्स्थापन करेंगे अगर, तो इसका हमें क्या प्राप्त होगा मेरे भाई? निष्स्थापन ना करके अगर हम भर्जन भी करें, ठीक है, इसका अगर हम सल्फर, ये देखिए इसका मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। ठीक है, सल्फाइड जो है इसका हम, ये अयस्क है आपका, सल्फाइड अयस्क है। अगर इसका हम भर्जन करें, क्या करें? भर्जन, तो हमें एक चीज़ प्राप्त होगा। वो क्या प्राप्त होगा? इसमें ऑक्साइड प्राप्त होगा, ऑक्साइड। ठीक है, और अगर इसी के साथ अगर कार्बोनेट अयस्क जो है, ठीक है, ये कार्बोनेट अयस्क है, इसके साथ अगर हम निष्स्थापन करें, क्या करें? निष्स्थापन करें मेरे भाई, तो हमें क्या प्राप्त होगा? फिर हमें क्या प्राप्त होगा? यही ऑक्साइड प्राप्त होगा। कैसे? जैसा कि आपको चार्ट में मैं फिर से दिखा दूं कि अगर इन दोनों का हमने भर्जन और निष्स्थापन किया है तो धातु का क्या प्राप्त होता है? ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद धातु का हम लोग अपचयन करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस चार्ट के माध्यम से ये इसका बहुत योगदान रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये प्राप्त होगा। अब यहाँ तक बात क्लियर समझ में आई। अब बात आती है कि सर ये भर्जन आखिर है तो है क्या? ठीक है, भर्जन का मतलब क्या होता है?
तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये जो भर्जन होता है आपका, ये सल्फाइड अयस्क को इतना गर्म करते हैं कि यह पिघले ना, यानी कि सल्फाइड जो अयस्क है इसको गर्म करते हैं इतना कि ये पिघले ना, और इसमें क्या होगा, जल की उपस्थिति होती है। ठीक है, यह सल्फाइड अयस्क धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। इसको सल्फाइड जो भर्जन होता है इसमें मतलब कि वायु की उपस्थिति, सॉरी जल की नहीं, वायु की उपस्थिति होती है। ठीक है, और ये किस में बदल जाता है, ये ऑक्साइड में बदल जाता है। भर्जन ये हो गया आपका। और बात आई निस्तापन की। ठीक है, किस चीज़ की, निस्तापन की। तो निस्तापन क्या होता है आपका, कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, यहाँ पे वायु की अनुपस्थिति रहेगी, गर्म करने पर धातु ऑक्साइड बनता है। देखिए धातु ऑक्साइड तो बनेगा, जैसा कि अभी हमने बताया। ठीक है, अभी आपने चार्ट में देखा धातु ऑक्साइड तो बनेगा, लेकिन निस्तापन में क्या होगा कि वायु की अनुपस्थिति रहेगी और भर्जन में उपस्थिति रहेगी, उपस्थिति। ठीक है, कितनी बातें क्लियर समझ में आई। अब इसी में मैं आपको एक भर्जन का उदाहरण दे रहा हूँ। भर्जन का उदाहरण मैं दे दूँ, जैसे हम कापर ग्लास को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, कापर, 1 सेकेंड रुकिएगा, कापर ग्लास, कापर ग्लास का सूत्र आपका होगा Cu2S। ठीक है, अगर हम इसकी वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर इसे हम गर्म करते हैं मेरे भाई, तो हमें कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है, Cu2O। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, समझ जाइएगा। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है किसकी उपस्थिति में, तो वायु की उपस्थिति में। वायु की क्या होती है, उपस्थिति होती है मेरे भाई। ठीक, इतनी बातें समझ में आई, वायु की उपस्थिति होती है। अब यहाँ पे कैसे प्राप्त हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो Cu है, Cu पर आपको पता है +1 का चार्ज होता है, और O2 पर -2 का। अगर इसका हम क्रॉस कराएं तो आपको Cu2O मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की आशा करता हूँ आपको कोई दिक्कत ना हुई होगी। अब निस्तापन का भी एक उदाहरण हम ले लेते हैं मेरे साथियों। एक मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम आ जा रही है। जो ये निस्तापन है, ठीक है, क्या है, ये निस्तापन है। निस्तापन का क्या है कि कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर धातु ऑक्साइड बनता है। कार्बोनेट अयस्क जो होता है, ये कार्बोनेट अयस्क कहाँ है, ये कार्बोनेट अयस्क है मेरे भाई। अब इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, समझ जाइएगा। ठीक है, धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो उदाहरण एक ले लेते हैं, इसमें भी उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया ZnCO3, ये जिंक कार्बोनेट अयस्क है, ध्यान रखिएगा। इसको हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसको हम करेंगे गर्म किया, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ZnO + CO2। ठीक है, ZnO, ये जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा, जिंक ऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाता है। इतनी बात समझिए, ये जिंक कार्बोनेट अयस्क है, ये क्या है, जिंक कार्बोनेट अयस्क है। तो हमें जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो चुका। ठीक है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए एक बार चार्ट की तरफ फिर बढ़ते हैं। भर्जन की आपको हमने निस्तापन और भर्जन के उदाहरण दे दिया, तो यहाँ पे चार्ट की तरफ देखेंगे। हमने क्या किया, जब हमने इसका निस्तापन और भर्जन किया तो हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब जो धातु का ऑक्साइड है उसका हम धातु में अपचयन करेंगे, धातु में अपचयन करेंगे। जब धातु में अपचयन हम करेंगे, यहाँ पे देखिए धातु में जब अपचयन करेंगे तो धातु का शोधन हमें मिल जाएगा, यानी धातु हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए प्राप्त करते हैं इसे भी बिना देर करते हुए। जैसा कि आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं कि ऑक्साइड
अयस्कों का अपचयन या धातु ऑक्साइड का अपचयन। ठीक है, इसको आप अयस्कों का अपचयन कह सकते हैं या फिर धातु ऑक्साइडों का अपचयन कह सकते हैं, दोनों नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए तो अपचयन करा लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड Cu2O, ये है क्या, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, समझ जाइएगा ये कॉपर ऑक्साइड है। अब देखिए भैया, इसमें हम ये कार्बन ले लेंगे। जो कार्बन होता है वो गलनांक का काम करेगा। ये जो कार्बन है ये गलनांक का काम करेंगे, गल गालक। ठीक है, गालक या गलनांक, ठीक है, इसका कार्य करता है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हम कार्बन क्यों लिए हैं। ये गलनांक यानी गालक का काम करता है, इसलिए हम कार्बन को लिए हैं। तो यहाँ से आपका Cu हो जाएगा, प्लस में CO यहाँ पे आपके प्राप्त होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लगा लेंगे 2, क्योंकि आपके Cu जो कॉपर है वो 2 है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका जो आपको ऑक्साइड प्राप्त हुआ था, कॉपर ऑक्साइड जो आपको प्राप्त हुआ था, इसको हमने क्या किया, अपचयन किया। जब हम इसे अपचयन किया तो आपका जो Cu है यानी कि कॉपर जो धातु है ये बाहर हो गया, और जो कार्बन है जो आपके हैं ये वाला बचा, ये बाहर हो गया, यानी कि ये शुद्ध रूप में हमें क्या हुआ, प्राप्त हो चुका है। इसी के साथ एक हमने और लिया था, जिंक ऑक्साइड हमने प्राप्त किया था अभी मेरे भाई। तो जिंक ऑक्साइड हमने प्राप्त किया था, उसका भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा ZnO प्लस C। क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, कार्बन गालक का कार्य करता है। ठीक है, कार्बन क्या करता है, गालक का कार्य करता है। तो यहाँ से Zn निकल जाएगा और ये CO अपना बाहर निकल जाएगा। ये भी हमें जिंक धातु हमें यहाँ पे शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, क्या है, जिंक, समझ जाएगा भाई, ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि अपने विद्यालय में होने के कारण मेरे पास उतनी सुविधा नहीं है जितने की घर पे होती थी, तो मैं बैठ कर ही अपने फ़ोन से उंगलियों के माध्यम से क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है मेरे दोस्त, तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास या अन्य किसी भी विद्यार्थी के पास इसे शेयर कर दीजिए ताकि उसकी भी मदद हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त कि आगे क्या है हमारा। अब बात आती है कि सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊंचे धातु होते हैं उनका हम निष्कर्षण कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो एक आपका मेरे दोस्त एक लेक्चर और होने वाला है, यानी कि नायक बैच के 7वां भाग एक और होने वाला है, उसमें आपके चैप्टर हो जाएंगे समाप्त। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि समय का अभाव है, लाइट की प्रॉब्लम है और फ़ोन भी ज़्यादा चार्ज नहीं रहता है, 42% आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। क्या है मेरे भाई यहाँ कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातु में अधिक क्रियाशीलता होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर होती है, क्या होती है, सबसे ऊपर होती है। ठीक है, जो सबसे ऊपर होती है उसके बाद उसके नीचे होती है, उसके बाद सबसे नीचे होती है। जो सबसे ऊपर होता है उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। ठीक है, होती है। इन धातुओं को शुद्ध करने के लिए विद्युत अपघटनी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत अपघटनी का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे ये कौन कौन से तत्व हैं जिनकी क्या आपकी क्रियाशीलता अधिक है, तो यहाँ पे आपके तत्व दिए गए हैं। ठीक है, इन सभी का क्रियाशीलता क्या है, अधिक है मेरे भाई। ठीक है, अब हम इसके आगे मतलब कि इसके बारे में पूरी डिटेल्स मतलब कि पूरी जानकारी के साथ बहुत ही अच्छे और बेहतर ढंग से इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस सबको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो धन्यवाद आप सभी को, आपने मुझे अपना समय दिया कि मैं आपको अच्छे ढंग से पढ़ा सकूं, और मैं बेहतर ढंग से आपकी तैयारी के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। इसके लिए मेरे दोस्त मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, आपसे मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। और आप सभी हमारे साथ हैं, अगर आप सभी हमारा साथ देते हैं तो इतना ध्यान रखिए कि आपका हाथ पकड़ के, आपके हाथ को पकड़वा के मैं इस बार की बोर्ड एग्ज़ाम रूपी नाव को मैं पार कराऊंगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं फिर अपने एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ अपने नायक बैच के 7वें भाग में। इंतज़ार कीजिएगा अगली वीडियो के लिए।